चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। यानी अगर बात की जाए तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जंतु और पादप कोशिका के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग कर लिया जाना है। तो इसमें हम जाए अंतर ढूंढने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जितने भी वनडे एग्जाम है, ठीक है, जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें क्लास 9th में और स्पेशली नीट वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% आपको मिलना फिक्स है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ लिया क्या कि कौन सा अंग है, ठीक है, कौन सा अंग है या फिर ऑर्गेनेल है, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, जिसपे मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, लेयर यानी परत, परत यानी कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि कौन सा ऐसा अंग है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो वो कौन सा अंग होता है, हमारा राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट व्यू ले रहे हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या जानना है कि इसके अंतर के बारे में हम जान ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन से अंतर हैं। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम जानने के बाद ये जान लेंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अगर आपने 10 मिनट मुझे दिया तो मैं आपको पूरी चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आते हैं। तो पहला चीज है कि हम लोग क्या देखेंगे, दोनों में क्या समान है। ये जो सेल है, ठीक है, एनिमल सेल और क्या है, प्लांट सेल। ठीक है, इसको क्या होगा, ये क्या है, एनिमल सेल है और एक तरफ क्या है, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। तो हम देखना, हमें क्या देखना है कि इन दोनों में क्या समान है, पहला चीज। दूसरा चीज है क्या अंतर है, क्या अंतर है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आप 10 मिनट मुझे देंगे तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग सबसे पहले क्या, यहाँ पे अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे भी ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियस है। यानी ये क्या है, हिंदी में कहते हो केंद्रक और इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस। ठीक, तो देखिए न्यूक्लियस क्या है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, दोनों में पाया जाता है। ठीक, फिर आ जाता है न्यूक्लियस से लगा हुआ। ठीक है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं इसका पूरा डायग्राम आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या है, ये भी दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ER। ठीक, फिर थर्ड में हम लेते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी दोनों सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में, यानी पौधे की कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में ये चीजें पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है साइटोसोल, ये भी दोनों में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये लिक्विड है, यानी पानी कह सकते हो, कोशिका के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो जेल भरी हुई है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, साइटोसोल कर रहे हैं। फिर आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम भी हमारा दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल और प्लांट यानी पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। फिर आता है गोल्जी अपरेटस, ये भी हमारा दोनों में पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, ये भी हमारी दोनों में पाई जाती है, यानी कोशिका की जो सिमिलरिटी है, जो चीजें कोशिका के अंग है वो दोनों में पाए जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि ये दोनों में पाई जाती है। और एक क्या आता है हमारा राइबोसोम, ये भी क्या है, दोनों में पाया जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको एक रफली डायग्राम के हिसाब से समझा दे रहा हूँ, ठीक, कि कौन सी चीजें क्या है। एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। सपोज जैसे अगर मैं ये एक कोशिका बनाई, मैंने एक कोशिका बनाई। ठीक, अब
उस कोशिका में क्या क्या होता है, जेनुइन। ये मैंने एक कोशिका बना दी है, ठीक है। अब मैंने ये इसमें 2 लेयर बनाई है, ये दो कोशिका हमारी होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है, यानी दोहरी परत की बनी होती है, ठीक है, डबल लेयर होती है, ठीक है। कोशिका हमारी जो है वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है। अब ये कोशिका हो गई। अब कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाएंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब भी क्या होता है, जैसे यहां मैं लिख दूं कोशिकांग, इंग्लिश में बोले तो सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिकांग को क्या कहते हैं, कोशिका का अंग, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाएंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिकांग। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेंटर में न्यूक्लियस, केंद्र, केंद्र में जो पाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, केंद्र, ठीक। अब केंद्र से लगा हुआ क्या होता है हमारा, जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखो ये डायरेक्ट केंद्र से लगा हुआ है, ठीक? ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैं लिख दे रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी पे छोटे छोटे से दाने, गोले दाने जैसे क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम, ये पूरे पे लगे रहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम किस पे लगे रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब इसके बाद हम लोग क्या बना लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब ये जैसे ये जो कोशिका है ये किसकी है, पौधे की कोशिका है, पौधे कोशिका है। इसमें हम लोग एक खाली स्पेस बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये भोजन बनाने के काम में आता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करता है और उसके द्वारा ये भोजन बनाता है, तो क्लोरोप्लास्ट का ये काम है, ठीक। हम लोग और भी बना ले रहे हैं, क्या, ये हो गई माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ऐसे लाइसोसोम भी बना ले, सपोज ये लाइसोसोम हो गया, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी यहाँ पे बना लिया, ठीक। तो ऐसे ही सारे ऑर्गन भरे होते हैं। तो कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें भरी हुई हैं, जैसे ये है ना, ये हमारी क्या है, कोशिका के अंदर जो भरी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, कोशिकांग कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल। कोशिका के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। मतलब ये सेल के सारे ऑर्गन है जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक। तो कॉमन कौन कौन से हैं जो दोनों पाए जाते हैं, पहला है न्यूक्लियस, दूसरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड में क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल। दोनों में वो लिक्विड है जो जेल भरा हुआ है इस कोशिका के अंदर, ताकि ये जो ऑर्गन है आपस में चिपके ना, उसके लिए यहाँ पे एक जेल भरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल। फिर से बता दे रहा हूँ, कोशिका के अंदर जितने भी अंग है, जितने भी अंग भरे, जैसे यहाँ पे वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और न्यूक्लियस है, तो ये सारे एक दूसरे से चिपके ना उसके लिए एक लिक्विड भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। फिर आता है हमारा लाइसोसोम, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चीजें जो है, और ये राइबोसोम मिला के पूरी 8 चीजें हैं जो कि प्रॉपर एक कोशिका में कॉमन होती हैं, ठीक है। मैं उसको अगर डिटेल में लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। सेकंड नंबर, न्यूक्लियस के बाद क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा सेकंड नंबर है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ER। नंबर थर्ड, इसके ऊपर क्या लगा होता है, राइबोसोम,
नंबर 4 क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 5 गोल्जी बॉडी। नंबर 6 लाइसोसोम। लाइसोसोम। 7 नंबर पे क्या आ गया? यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, तो ये सारी चीजें हो ही गई हैं, ठीक है। अब एक आता है हमारा सेंट्रोसोम। सॉरी, सेंट्रोसोम वो तो डिफरेंस में आ जाएगा। जो अभी कॉमन है वो ये सारे हैं। 7वें नंबर पर हम लोग क्या ले लेते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं इसको? कोशिका झिल्ली हिंदी में, ठीक है। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोला जाता है, गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये 7 चीजें, यानी ये 7 चीजें हैं जो कि एक कोशिका में समान होती है। इसको हम चाहे प्लांट में देखें चाहे एनिमल में, यानी चाहे पौधे की कोशिका में चाहे जंतु की कोशिका में, ठीक है। इसको हम किसी में भी देख सकते हैं। तो ये क्या होती है? कॉमन होती है, ठीक। ये कैसी होती है? कॉमन होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो कॉमन वाली चीजें आपको पढ़ना ही नहीं है बहुत ज्यादा। सीधे ट्रिक लगाइए, आपको 3 चीजें ढूंढनी है, ठीक। पहला क्या है? सबसे पहला हम लोग क्या ढूंढेंगे? वैक्यूल, ठीक है। अब वैक्यूल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा स्पेस है। एनिमल में भी होता है वैक्यूल, बट एनिमल में कैसा होता है? स्मॉल वैक्यूल होता है। कैसा होता है? स्मॉल वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में कैसा होता है? स्मॉल होता है। बट वही वैक्यूल जो प्लांट सेल में होता है कैसा होता है? लार्ज होता है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है पूरा, ये क्या है? वैक्यूल है। ये कितना बड़ा सा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वैक्यूल बोला जा रहा है। और ये कैसा होता है? काफी बड़े साइज का होता है। तो पौधे में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल में वैक्यूल बहुत छोटा होता है। ये है पहला डिफरेंस, ठीक है। सेकंड डिफरेंस में हम लोग आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है सेल वॉल की, ठीक है। किसकी की जा रही है? सेल वॉल की। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? सेल वॉल की कर रहे हैं, ठीक है। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम लोग सेकंड में क्या बात कर रहे हैं? किसकी? सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेल वॉल होती है वो भी क्या होती है? अलग होती है। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये हमने एक कोशिका बनाई थी ना, ठीक है। तो ये मैंने प्लांट सेल की बनाई है। एनिमल सेल की जो कोशिका होती है, ठीक है, जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में डायरेक्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में डायरेक्ट क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बट जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल हो जाती है। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल उसके ऊपर लग जाती है। उसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोला जाता है। और ये जो सेल वॉल है ये बहुत ही थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। ये जो सेल वॉल होती है कैसी होती है? थिक होती है, ठीक। सेल वॉल थिक होती है। और ये किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा मेजर डिफरेंस क्या हो गया? पहला क्या है? वैक्यूल। सेकंड में क्या है? सेल वॉल। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। थर्ड पे हमारा क्या आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये हरे रंग का क्या होता है? पिगमेंट होता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन बनाने में सहायता करता है। क्या करता है? भोजन बनाने में सहायता करता है। तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ही बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो आपको मेजर मेजर क्या याद रखना है? सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे? कि आपको सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। पहला क्या है?
हम लोग पहले पे क्या बात कर लेते हैं, वैक्यूल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, सेल वॉल। और थर्ड नंबर पे हमारी क्या आती है, देख लो यहाँ पे, वैक्यूल, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये तीन चीजें जो है किसमें पाई जाती हैं, प्लांट में, यानी कि पौधों में। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती हैं, पौधों में पाई जाती है। अब जाहिर बात अगर आपसे मेजर डिफरेंस पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अंग है जो जंतु में नहीं पाया जाता, यानी ऐसा कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो जाहिर बात अगर ऑप्शन में दिया है आपका सेल वॉल दिया है, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो ही आप आंसर लगाना। अगर जैसे उसने दिया है वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, तो आप वैक्यूल नहीं लगा सकते। वैक्यूल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, इसका रीजन भी आप समझ लीजिए। वैक्यूल अगर आप लगाएंगे तो मैंने पहले ही बताया कि वैक्यूल दोनों में पाया जाता है, एक में स्मॉल होता है और एक में लार्ज होता है। तो स्मॉल किस में होता है, एनिमल में, और लार्ज किस में होता है, प्लांट में। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा कि पेपर में अगर आपके आ जाए वैक्यूल के बारे में, ठीक है, वैक्यूल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप ये क्लियर रहिएगा, आंसर में ये मत लगा दीजिएगा कि ये एनिमल में नहीं पाया जाता। ठीक, आपको सेल वॉल, ठीक है, या सेल वॉल बतानी पड़ेगी या क्लोरोप्लास्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके मेजर डिफरेंस है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, चलिए, इतना क्लियर हुआ ये सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा आपको डीपली इसमें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समय और दीजिएगा, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने जो बताया है वो क्या है। ठीक है, हम कोशिका के सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के अंग पे। ठीक है, कोशिका के जो अंग है सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग और उनका विवरण के बारे में देखने वाले। तो सबसे पहला क्या है, अगर एक कोशिका कोशिका जो बनाई थी मैंने, ठीक है, जो मैंने इसे कोशिका बनाई थी, ये सब जो आउटर लेयर है, ठीक है, क्या है, आउटर लेयर, ये जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें, दोनों में पाई जाती है, ये दोनों में होती है, एनिमल में और प्लांट में भी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज कि सेकंड ऑप्शन पे हमारा है, हम थोड़ा सा बात कर लें, एक सेकंड, माइक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, माइक सेट कर लें जरा सा। अभी ठीक है, चले सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। क्या सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आउटर लेयर होती है, आउटर यानी कि सबसे बाहरी परत, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है, पौधों में सेल वॉल के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको इन्होंने सीधे सीधे थोड़ा सा अच्छा पॉइंट बता दिया है। जैसे आउटर लेयर, यहाँ पे अगर एनिमल की बात होगी तो आउटर लेयर क्या होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगर एनिमल सेल की बात होगी तो आउटर लेयर क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए आउटर लेयर, आउटर लेयर एनिमल में, तो वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन वही मैं प्लांट में जब बात करूंगा तो प्लांट पे एक लेयर और लग जाती है। ठीक है, तो ये इनर लेयर बन जाती है, जिसको अभी हम लोग आउटर लेयर कह रहे थे, वो क्या बन जाएगी, इनर लेयर बन जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाती है, इनर लेयर। तो यानी यहाँ पे जो आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, आउटर लेयर। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सेल वॉल। और जो इनर लेयर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही प्लांट सेल की बात होगी तो आउटर लेयर क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी, और इनर लेयर क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। इतना आपको क्लियर। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे अब इसके बाद इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक स्पेशल चीज बताई कि ये क्या होती है, ये सेमी परमेबल होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे मैं 2 लेयर वाली चीजें फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे है, ये हमारी सेल है और सेल की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका एक स्पेशल कार्य होता है, ठीक है। ये किसी भी मटेरियल को बराबर आने जाने का काम नहीं करने देती है, ठीक है। स्पेशल मटेरियल जो होते हैं, जो बहुत खास होते हैं, उन्हीं को आने जाने देती है, ठीक है। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये स्पेशल मटेरियल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, केवल चुनिंदा पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है। जैसे यहाँ से क्या आएगा, सॉरी, यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, लेकिन यहाँ से बाहर क्या जाएगा, CO2 जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों का आदान प्रदान होता है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और दूसरा चीज क्या आएगा, जैसे स्वेटिंग, यानी कि पसीना, पसीने में क्या बाहर होता है, पानी, ठीक है। तो कुछ चीजों का आदान प्रदान प्रॉपर करती है, ठीक, इतना समझ आया। चलिए आगे हम लोग आते हैं संरचना के बारे में। इसकी जो संरचना है, मैंने पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, संरचना 2 प्रकार देखी जाती है, एक बाह्य संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना। जो बाहर से हम लोग ऊपर से देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य संरचना। ऊपर जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य संरचना। जो संरचना को हम लोग अंदर से देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक संरचना, ठीक है। जैसे कोशिका के अंदर रहने वाले जितने कोशिकांग है वो किसमें आएंगे, आंतरिक संरचना में आते हैं, ठीक। इतना चीज क्लियर। तो यहाँ पे बात की गई है संरचना, तो फ्लूइड मोजैक मॉडल ये किसने दिया था, सॉरी क्या, फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक, ये किसने दिया था, सिंगर तथा निकोलसन ने। यहाँ पे वैसे ऐड नहीं किया गया नाम, बट दिया किसने था, सिंगर तथा निकोलसन ने, ठीक है। इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया था, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है लिपिड बाई लेयर प्लस प्रोटीन, यानी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड, लिपिड जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये जो लिपिड बोला गया है ये किसकी बात हो रही है, फैट की, ठीक। और ये बाई लेयर होती है, यानी कि 2 लेयर, जैसे एक ये है एक ये है, ठीक। और इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है। तो ये दोनों लेयर जो बनी है लिपिड बाई लेयर होती है, प्लस इसमें प्रोटीन भी भरा होता है, ठीक है। इतना क्लियर। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये लिपिड बाई लेयर है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसके कार्य के बारे में देखो भैया, इसका कार्य क्या है, ये पदार्थों का आदान प्रदान करती है। कौन से पदार्थों का आदान प्रदान करती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और क्या हो गया, पसीने के रूप में जो पानी बाहर आता है, ठीक। और इसका एक और कार्य क्या है, ये कोशिका को क्या करती है, एक आकार देती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो यहाँ से भी देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक में। ओवरव्यू में हमने एनिमल और प्लांट सेल के अंतर पढ़ लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमने क्या जाना है कि दोनों में कौन कौन से ऑर्गन समान है, फिर उसके बाद कौन कौन से अलग है, ठीक। ये सारी चीजें हमने जान ली। हमने उसके बाद कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके बारे में हमने जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। इसका और ये होती कैसी है, सेमी परमेबल, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक्सचेंज करने का काम करती है, जो पदार्थ है उनको एक्सचेंज करने का काम करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सेमी परमेबल कहा जा रहा है। केवल चुनिंदा पदार्थों का अंदर बाहर आने जाने देती है। और इसके जो इसका जब देखा गया तो उसमें जब इसको देखा गया, ठीक है, तो इसके मॉडल को बोला गया फ्लूइड मोजैक मॉडल, यानी 2 सेल के बीच में, ठीक है, 2 लाइन के बीच में क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसके लिए इसको बोला गया फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक। और ये कैसी होती है, बाई लेयर होती है, बनी किसकी होती है, लिपिड की, लिपिड बाई लेयर प्लस प्रोटीन। सिंगर तथा निकोलसन ने इसकी खोज की थी, ठीक, इसका मॉडल प्रस्तुत किया था। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल, ठीक है। इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, यह कठोर परत होती है। सेल वॉल कैसी होती है, कठोर होती है। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेल वॉल कैसी होती है, कठोर होती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। मैंने आपको क्लियर कर दिया था सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर, सबसे आउटर लेयर मैंने बताया था ना,
मैंने 2 लेयर ऐसे करके बताए थे। ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। इनर में सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, आउटर में क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, आउटर में क्या है, सेल वॉल है। अब चलिए आ जाते हैं, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की। इसके कार्य क्या होते हैं, कोशिका को कठोर कोशिका को क्या करती है, कठोरता देती है और सहारा भी देती है, यानी उसको सपोर्ट भी करती है और उसको हार्ड भी बनाती है। क्या करती है, हार्ड बनाती है प्लस उसको सपोर्ट भी प्रदान करती है। ठीक है, फिर आ जाओ हम ऑस्मोटिक दबाव। ठीक है, ये क्या करती है, प्रेशर को भी बैलेंस करके रखती है। ठीक, कि कोशिका में जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा मात्रा में ना भरने पाए, पता चले जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए तो फट ना जाए, इसकी वजह से ऑस्मोटिक दबाव से बचाना इसका कार्य होता है। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस पे। ठीक, कोशिका का जो, देखिए अभी आपने कोशिका के सबसे बाहरी परत आउटर, यानी जो कौन सी थी, सेल वॉल, उसके बारे में जान लिया है। और आपने फिर सेकंड में क्या जाना, जो इनर है, इनर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में जान लिया। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम था, ये एक्सचेंज यानी पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने का काम करती है। और आउटर सेल वॉल का काम क्या था, ये कोशिका ये क्या करती थी, हार्ड बनाती थी। एक कोशिका को क्या करती थी, हार्ड बनाती थी प्लस क्या करती थी, सपोर्ट, क्या करती थी, सपोर्ट प्रदान करती थी। ठीक है, ये था। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा अंदर, यहाँ पे केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस। तो केंद्रक इसको न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। कोशिका का कंट्रोल सेंटर यानी जो ब्रेन है, कोशिका का जो ब्रेन है वो कौन है, यही है, केंद्रक। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेलप होती है। जो केंद्रक हमारा होता है वो डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें डीएनए जीन पाया जाता है, मुख्य भाग। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ठीक है, कि देखिए जैसे ये मैंने केंद्रक बनाया, ठीक है, केंद्रक डबल लेयर होता है, इन्होंने कहा, ठीक, ये समझ गए ना आप। यहाँ पे एक और चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रकाल। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो डीएनए हमारा जो है वो यहाँ पे फ्लोट करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियोलस खुद एक अलग चीज है। तो डीएनए हमारा इसमें से बहता रहता है। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ पे जैसे ये जो है बीच में जो जगह खाली है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में डीएनए नहीं होता। ठीक है, डीएनए किसके, केंद्रक के जो अंदर जो लिक्विड है, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर डीएनए रहता है। न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए नहीं रहता। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो अब आ जाते हैं न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि न्यूक्लियस का जो ये बाउंड्री है, न्यूक्लियस की जो दीवार है, ये काम क्या करती है, तो ये चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, इससे छोटे छोटे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और इसका काम क्या करता है, जाहिर सी बात है छोटे छोटे छेद है, तो ये इससे सामान क्या होगा, एक्सचेंज होगा, अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा। तो न्यूक्लियर पोर का यही काम होता है। इतना क्लियर, ये अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट इन्होंने लिखा है बस, बाकी और कुछ साथ नहीं। मैंने आपको डिटेल कर दिया न्यूक्लियर इनवलप जो 2 लेयर की बनी होती है उसका काम क्या होता है। ठीक, ये अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म सबसे बड़ी चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपका, चलिए, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्र के अंदर जो ये पानी भरा हुआ है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कर रहे हैं। केंद्र के अंदर जो पानी भरा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोलस वाली बात आ गई, देख लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरएनए और राइबोसोम बनाता है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ये सेंटर में बताया ये वाली चीज, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोलस है, ये जो ब्लैक कलर हुआ है पूरा। और ये क्या करता है, ये आरएनए बनाता है प्लस, ठीक है, क्या करता है, आरएनए बनाता है प्लस राइबोसोम बनाता है। देख लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो मैंने आपको बताया था। और डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होता। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, आरएनए प्लस राइबोसोम बनाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रोमेटिन, यानी डीएनए की बात हो रही थी, डीएनए प्लस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं।
यूक्रोमेटिन एक्टिव डीएनए होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव डीएनए होता है। इसके बारे में आप क्लास 12th में थोड़ा सा डीपली जब जाना होगा तब पढ़ेंगे, तो आपको डीप जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हर वनडे एग्जाम में जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उतना पूरा का पूरा डिटेल कर रहा हूँ, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं अभी न्यूक्लियस के कार्य और न्यूक्लियोलस के कार्य। न्यूक्लियोलस के कार्य क्या है? अनुवांशिक जानकारी का संग्रह, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। जो प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन बनाने का कार्य कौन कर रहा है? प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा राइबोसोम, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का, तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस, ठीक। और अनुवांशिक जानकारी का संग्रह भी कौन करता है? न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, दो। अब देखिए, अगर मैंने ऐसे ऐसे करके एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने से छोटे 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 दाने लगा दिए। दाने लगने की वजह से क्या हो गया? ये रफली हो गया, खुरदुरा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने एक ऐसे ही बनाया है, तो इस पे मैं हाथ लगाऊंगा तो ये खुरदुरा दिखेगा? नहीं, ये कैसा दिखेगा? चिकना। और ये कैसा दिखेगा? खुरदुरा, ठीक है। तो ये दो टाइप के यही बता रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, यानी कि इनकी सतह पर, जिसके सतह पर राइबोसोम जुड़े रहेंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरे वाले। कौन से होंगे? खुरदुरे वाले। और जिसपे राइबोसोम नहीं लगे हुए, जो मैंने छोटे छोटे डॉट लगाए हैं, वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम अटैच होते हैं किसपे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जिसपे नहीं लगे रहेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? स्मूथ, ठीक। अब इनका काम भी क्या है? देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और जो स्मूथ वाले होते हैं वो क्या करते हैं? लिपिड एंड स्टेरॉइड बनाते हैं, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कुछ जहरीले पदार्थों को मॉडिफाई करके उनको बाहर निकालने का काम भी करते हैं, ठीक। इतना समझ आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो हमने केंद्रक को देखा सबसे पहले कोशिका में, ठीक। यहाँ पे आ जाए, देखते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने किसको देखा? केंद्रक को देख लिया, ठीक है, यानी न्यूक्लियस को। उसके बाद यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये देखिए, ये छोटे छोटे दाने जैसे ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक दाने से दिखाई दे रहे हैं, देखिए हर जगह पे। ये क्या है? राइबोसोम अटैच है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरा अंतर्द्रवी जालिका। समझ गए? इतनी चीजें क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग, कहाँ गया, कितना हो चुका था न्यूक्लियस के अंदर। स्मूथ वाले पे हमने पढ़ लिया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये लिपिड व स्टेरॉइड बनाते हैं, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं, और इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या है? ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, ये सामान को ले जाने का, ठीक है, कार्य करते हैं। अब आ जाइए राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही है जो प्रोटीन लगातार बनाना इनका कार्य है। यही है जो प्रोटीन लगातार बनाते हैं और इनका यही कार्य है, इसी वजह से इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन रहित होता है। मैंने इससे पहले बताया था कि क्वेश्चन यहाँ से कहता है ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कुछ का कौन सा अंग है जो मेम्ब्रेन रहित होता है, यानी जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वो कौन सा? हमारा राइबोसोम होता है। और छोटे कण, इसमें 70S या 80S दोनों होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोट में होते हैं और 80S यूकैरियोट में होते हैं, ठीक है। कार्य क्या है इनका? mRNA से निर्देश से प्रोटीन संश्लेषण बनाना, यानी ये क्या कार्य करते हैं? मैसेज लेते हैं mRNA से और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मैं इस वीडियो को और डिटेल में बता दूंगा, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।